हेलो क्लास, वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हमने टाउन प्लानिंग कर लिया था, टाउन प्लानिंग के बारे में जान लिया था, साइटाडल, हाउसेज एंड स्ट्रीट, ड्रेनेज, ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, इन सब के बारे में हमने जान लिया था। इनफैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कि वहाँ पे किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ करती थी वो भी हमने देखी थी कि एग्रीकल्चर होता था, एनिमल हस्बेंड्री होती थी। ठीक है, उसके बाद अब हम आर्ट एंड क्राफ्ट और सोशल लाइफ के बारे में जानेंगे। सो थोड़ा सा एक बार इस पे नज़र डाल लेते हैं। जो टाउन प्लानिंग थी वो कैसी थी। जो इनकी टाउन प्लानिंग थी उसमें सबसे पहले साइटाडल है। साइटाडल में क्या है, एक अपर रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ रहने के लिए बना हुआ है और एक लोअर प्लेटफॉर्म पे लोगों के रहने के लिए कुछ बना हुआ है। तो जो सिटी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें कि शायद जो वेस्ट वाला पार्ट है, जो ऊंचे वाला पार्ट है, उस पार्ट में अमीर लोग रहते थे, रूरल लोग रहते थे। और जो लोअर पार्ट है, जो ईस्ट वाला पार्ट है, उसमें शायद नॉर्मल लोग रहा करते थे, जैसे कि आम जनता रहती है वो रहा करते होंगे। जो इनके घर थे, इनकी गलियां थी, वो बिल्कुल प्लान्ड थे, रेक्टेंगुलर प्लान था, पूरा का पूरा ग्रिड सिस्टम था कि जो गलियां हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे काट रही हैं एक दूसरे को, पूरी अच्छे तरीके से प्लान्ड थी। क्योंकि अगर हैपर मैनर में बनाया होता तो कहीं से भी गली निकलती, कहीं से भी घर निकलता, कुछ भी होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉपरली रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह सारे घर हैं, और पूरी जो गलियां हैं वो भी 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काट रही हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था इनका। उस पूरे ड्रेनेज, जो पूरी ड्रेन्स हुआ करती थी वो ब्रिक्स की बनी होती थी, बर्न्ट ब्रिक्स की बनी होती थी। हर घर में से नाली निकलती थी, वो एक नाले में जाया करती थी और वो नाला एक बड़े ड्रेन में जाया करता था। हमने देखा था मैन होल भी यहाँ पे हुआ करते थे। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स कौन सी थी। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग में हमने देखा था कि जैसे ग्रेट बाथ, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है, जिसके अंदर शायद किसी रिचुअल के दौरान लोग नहाते होंगे। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हमने देखी थी, जैसे कि ग्रैनरीज हैं, जो कि उसमें है, क्या कहते हैं, हड़प्पा के अंदर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है वो ग्रैनरी है। इस तरीके से हमने जाना था। फिर इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हमने देखा था कि एग्रीकल्चर में इंडस वैली वॉज फर्टाइल ड्यू टू इंडस रिवर। जो इंडस रिवर अपना सेडिमेंट्स लेके आती थी, उसकी वजह से इंडस वैली थी जो वो पूरी फर्टाइल थी। ठीक है, एग्रीकल्चर एक मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी यहाँ के लोगों की। जो फार्मर और हर्डर थे वो फूड सप्लाई किया करते थे लोगों को सिटी में। ठीक है, ऐसे ही एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हमने पढ़ा था। एनिमल हस्बेंड्री में हमने देखा कि बहुत सारे जानवरों को डोमेस्टिकेट किया जाता था। जैसे आज भी आप हरियाणा वगैरह में देखते हो तो गाय भैंसों को पाला जाता है, उसी तरीके से पुराने टाइम में भी गाय भैंस, गोट, शीप, पिग्स, इन सबको पाला जाता था। तो एनिमल हस्बेंड्री भी की जाती थी। अब हम जान लेते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में कुछ। सो कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, वेसल, टूल्स एंड वेपन्स। जो कॉपर या फिर ब्रॉन्ज है उसको यूज किया जाता था क्या बनाने के लिए, ऐसी मूर्तियां बनाने के लिए। जैसे कि ये एक मूर्ति आपको दिख रही है, इसमें ब्रॉन्ज को यूज किया गया है बनाने के लिए। तो कॉपर या ब्रॉन्ज को यूज किया जाता था। ब्रॉन्ज फिगरिंग, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, द people of Indus Valley civilization demonstrated great skills in making bronze figurine। देखो, जो ये लोग थे ये ब्रॉन्ज के फिगर बहुत अच्छे से बनाया करते थे। इन्हें पता था कि किस तरीके से ब्रॉन्ज का यूज करना है एक कुछ भी स्कल्पचर बनाने के लिए, कोई मूर्ति बनाने के लिए ब्रॉन्ज का कैसे यूज करना है, ये इनको पता था। The most striking of them is the bronze dancing girl। और उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग जो एक स्कल्पचर है वो है डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर। ये एक डांसिंग गर्ल है जो पिक्चर में आपको दिख रही है।
फिर हम देखेंगे ऑर्नामेंट्स के बारे में। हड़प्पा के टाइम में भी ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे, मतलब जैसे कि कानों में पहनने के लिए, हाथों में पहनने के लिए, गले में पहनने के लिए नेकलेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। द हड़प्पन पीपल ऑल्सो हैड नॉलेज ऑफ मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। उस टाइम के हमें कुछ गोल्ड और सिल्वर के होर्ड्स मिले हैं, मतलब ऐसे गोल्ड और सिल्वर के कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं। तो इसकी वजह से हमें पता है कि उन लोगों को गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में पता था और इसलिए वो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे। ठीक है, इसके अलावा दे यूज दीज मेटल टू मेक ऑर्नामेंट लाइक बीड्स, पेंडेंट, आर्मलेट, ब्रोशेस, ब्रेसलेट्स। ये सारी चीज़ें बनाने, ये इतनी सारी चीज़ें उन्हें पता थी कि कैसे यूज़ की जाती हैं और उनको वो अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में पहनने के लिए यूज़ किया करते थे। Apart from these precious metal, people also made extensive use of shells to make ornament. जो shells होती हैं, shells का भी यूज वो करते थे ornaments बनाने के लिए, अपने साथ श्रृंगार के लिए, चीज़ें बनाने के लिए वो यूज किया करते थे shells को भी। तो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ ब्रॉन्ज फिगर और ऑर्नामेंट के बारे में। जो ब्रॉन्ज फिगर है, जो इंडस वैली के लोग थे उन्हें ब्रॉन्ज को यूज़ करना आता था, तो उन्होंने उसके साथ ब्रॉन्ज के साथ काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनाई हैं, जिसमें से एक ये स्पेशल है जो हमें मिली है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ये एक स्पेशल मूर्ति है जो उनकी स्किल्स को दर्शाती है कि वो कितने अच्छे कलाकार थे। नेक्स्ट, जो हड़प्पन लोग थे उन्हें गोल्ड और सिल्वर के बारे में पता था और उन्हें ये भी पता था कि इनको हम अपने आप को ब्यूटीफाई, अपने आप को सजाने के लिए हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए वो ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे। दे यूज टू मेक द ऑर्नामेंट्स लाइक बीड्स, पेंडेंट, आर्मलेट्स, ब्रोशेस एंड ब्रेसलेट्स, ये सारी चीज़ें बनती थी। इसके अलावा शेल्स को यूज़ किया जाता था, शेल्स को, बीड्स को यूज़ किया जाता था, जिससे हम अपने आप को सजाने के लिए कुछ चीज़ें बना सकते हैं, कुछ माला बना दी या पायल बना ली, कुछ भी बना ली, कुछ तो बनाया करते थे। ठीक है, बीड मेकिंग। बीड्स क्या होती हैं? बीड आपको पता ही होगा, बीड जो आपको पिक्चर में दिख ही रहे हैं कि बीड्स ये होते हैं मन के, जिन्हें अपनी लैंग्वेज में नॉर्मली बोलते हैं मन के, या मोती, जो नकली वाले मोती होते हैं, मन के, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं। तो बीड मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस थी, यहाँ पे बीड बनाए जाते थे। People use precious metal and stones like carnelian, steatite, agate, chalcedony and jasper to make beautiful beads। बहुत सारे precious metals और precious stones यूज किए जाते थे, जैसे कार्नेलियन, स्टीटाइट, अगेट एंड कैल्सिडोनी एंड जेस्पर। इन सब को यूज़ किया जाता था अच्छी अच्छी बीड्स बनाने में, मन के बनाने में इनको यूज़ किया जाता था। ये बीड्स मेकिंग के जो एविडेंसेस हैं वो हमें चान्हू दाड़ो और लोथल, इन दोनों जगहों से मिले हैं। सो फ्रॉम वेयर डू वी फाइंड द एविडेंस ऑफ बीड मेकिंग? तो बीड मेकिंग के एविडेंसेस मिलते हैं चान्हू दाड़ो में, चान्हू दाड़ो एंड लोथल। चान्हू दाड़ो इनफैक्ट एक बहुत बड़ा बीड मेकिंग सेंटर के नाम से ही पॉपुलर था। अभी जो ये हमने एक्सकवेशंस करी हैं, सिटीज़ को ढूंढा है, तो उसमें पाया है कि चान्हू दाड़ो बिल्कुल बीड मेकिंग सेंटर हुआ करता था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीड बना करते थे। सील्स के बारे में जान लेते हैं। ये एक हड़प्पन सील है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। सील होता क्या है? एक ये रेक्टेंगल भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, एक स्टोन सा होता है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है या कुछ छपा हुआ है। ठीक है, कोई एनिमल बना हुआ है या कुछ लिखा हुआ है, कुछ तो है, उसको हम सील बोलते हैं। ये आप समझ सकते हैं एक पिक्चर की तरह है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ये ट्रायंगुलर भी हो सकती है। ठीक, जनरली ये रेक्टेंगुलर शेप में मिलती है। इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स दिखाए जाते हैं, जैसे जो ये वाली देख रहे हैं हम, इसके अंदर हमें एक बुल दिखाया जा रहा है ना, एक बुल दिखाया जा रहा है, हम्प्ड बुल, जिसके ये पीछे हम्प है, एक हम्प्ड बुल दिख रहा है। इसी तरीके से कई बहुत सारी सील्स ऐसे मिली हैं जिसके अंदर टाइगर भी देखने को मिला है, डियर देखने को मिला है, बुफेलोज देखने को मिली हैं। और तो इससे हमें पता चलता है कि उन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता था, बफेलोज और ये टाइगर्स और डियर और बुल्स, इन सब चीज़ों के बारे में पता था। ठीक है,
ये है हमारी एक सील की फोटो। नेक्स्ट, स्पेसिमेंस ऑफ सील एनग्रेविंग आर टू बी ऑल्सो सीन इन एम्यूलेट सील्स एंड अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट। जो सील एनग्रेविंग, जो सील के ऊपर जैसे जैसे चित्र गड़े हुए हैं, जैसे चीज़ें गड़ी हुई हैं, वो एम्यूलेट्स जैसे तावीज़ जो होते हैं, जिसे हम तावीज़ बोलते हैं, तो वो तावीज़ वगैरह में भी वैसे एनग्रेविंग मिलती थी, वैसी चीज़ें छपी हुई उनमें भी मिल रही हैं। सील एंड अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें ऐसी एनग्रेविंग्स मिल रही हैं कि ऐसे कुछ गाड़ के लिखा हुआ है या फिर कोई एनिमल का निशान बनाया हुआ है, कुछ तो ऐसे किया हुआ है। Around 2000 seals have been found in excavation at various हड़प्पन sites। 2000 सील्स अभी तक हमें मिल चुकी हैं अलग अलग जगहों पर। These seals were probably used to mark bag containing goods that were sent from one place to another। इनको हम कैसे यूज़ किया करते थे? इनको हम सील की तरह यूज़ किया करते थे, मोहर की तरह, एक जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मोहर बोलते हैं ना, स्टैम्प। तो उसकी तरह इसको शायद यूज़ किया करते थे कि चीज़ों के ऊपर लगा के भेजते थे एक जगह से दूसरी जगह। जब एक बैग बंद कर दिया जाता था, उसके ऊपर एक लेयर ऑफ वेट क्ले अप्लाई की जाती थी। उस टाइम ऐसे बोरियां बंद करने का या कुछ ऐसा करने का उन्हें नहीं पता होगा कैसे करना है, तो वो प्लास्टिक के बैग्स तो होते नहीं थे चीज़ें बंद करने के लिए, है ना। तो वो कैसे करते थे? आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज और टाइड, लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट। जो ऊपर गांठ बांधी है हमने उस बोरी के ऊपर, उस बोरी के ऊपर मड क्ले अप्लाई की जाती थी और फिर उसके ऊपर ये छाप दिया जाता था। फिर इसके ऊपर मोहर लगा दी जाती थी, छाप लगा दी जाती थी कि ये द इम्प्रेसिंग ऑफ सील इज नोन एज सीलिंग। तो इसको हम सीलिंग बोलते हैं। बेसिकली ये एक मोहर है, जो हम जैसे मोहर लगाते हैं, स्टैम्प लगाते हैं, ये बेसिकली वही है। ओके, कि सामान को बंद करने में इसको यूज़ किया जाता था। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। सील्स जो है वो स्टोन की बनी है। मोस्ट जो सील्स हैं वो क्या रेक्टेंगुलर शेप में ही बनी हुई हैं। इनके ऊपर कार्विंग है एनिमल्स की, बफेलो, टाइगर, डियर, बुल, इन सब की कार्विंग्स है इसके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर जो सील एनग्रेविंग है वो एम्यूलेट्स वगैरह में भी देखने को मिलती हैं। ये शायद बैग के ऊपर बंद करके अपनी स्टैंप लगाई जाती थी, बैग को बंद करके स्टैंप लगाई जाती थी, तो उसको सील बोलते थे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीलिंग बोलते हैं। तो सीलिंग की प्रोसेस थी, ठीक है। तो ये था हमारा सील के बारे में। फिर टूल्स को देख लेते हैं। हड़प्पन में ब्लेड्स एंड वेट विद द स्टोन। जो हड़प्पन थे वो स्टोन्स को ही यूज़ करके ब्लेड्स, स्टोन को इतना पतला बना देते थे कि उनको ब्लेड की तरह, चाकू की तरह यूज़ करते थे। यहाँ पे आपको फोटो में दिख भी रहे हैं। और उनको वेट की तरह यूज़ किया करते थे, मतलब तोलने के लिए वेट चाहिए होता है ना, तो तोलने के लिए वेइंग मेजर्स की तरह इसको यूज़ किया करते थे, ठीक है। Besides stone, copper and bronze were also used to make tools like knives, axes, arrowheads etc. जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो स्टोन्स ही उन्हें यूज़ किया करते थे, वो स्टोन्स ही यूज़ किया करते थे टूल्स बनाने के लिए। वो और भी मेटल्स भी यूज़ किया करते थे, जैसे कि कॉपर और ब्रॉन्ज के मेटल वो यूज़ किया करते थे एक्सेस बनाने में, नाइफ्स बनाने में, एरोज बनाने में, एरोहेड्स बनाने में, ये सारी चीज़ें बनाने में इनको यूज़ किया करते थे। देयर इज एविडेंस ऑफ कॉपर मेकिंग यूनिट इन मैनी हड़प्पन साइट। बहुत सारी हड़प्पन साइट ऐसी हैं जहाँ पर कॉपर बनाने के निशान मिलते हैं कि यहाँ पे कॉपर कभी किसी टाइम पे बनाया जाता होगा। ये मतलब निशान मिले हैं उन्हें, स्पेशली राजस्थान में बहुत जगह पर मिले हैं, झुंझुनू या ऐसी कोई जगह पे कॉपर बनाने के काफ़ी सारे निशान मिले हैं। अब नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, टेराकोटा। टेराकोटा एक्चुअली क्या होते हैं? क्ले के बने हुए छोटे छोटे खिलौने, क्ले के बने हुए छोटे खिलौने, उनको टेराकोटा बोलते हैं। द हड़प्पन मॉडल मेड ऑफ क्ले मॉडल कॉल्ड टेराकोटा, इनको हम टेराकोटा बोलते हैं।
These are made up of fire-baked earthen clay and were used either as toy or object of worship. इनको शायद ये मिट्टी के, आपने अपने उसमें देखा होगा मिट्टी के घड़े होते हैं, मिट्टी की चीज़ें, तो इसी तरीके से ये मिट्टी के बने हुए बेक किए हुए खिलौने हैं, मिट्टी से बने हुए बेक किए हुए खिलौने हैं, या शायद ये इनमें से कुछ मूर्तियाँ बनाने के काम आता होगा और वर्शिप करी जाती होगी उनकी, एंड कुछ को यूज़ किया जाता होगा एज टॉय, उनको टॉय की तरह यूज़ किया जाता होगा। ठीक है, तो ये टेराकोटा है। बेसिकली टेराकोटा क्या है? टेराकोटा क्ले मॉडल्स हैं जिनको बेक किया गया है, अदर क्राफ्ट्स, द हड़प्पन पीपल प्रैक्टिस न्यूमरस अदर आर्ट्स एंड क्राफ्ट। इन लोगों ने बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट करे हैं। क्लोथ वीविंग उनको पता थी, इनको पॉटरी मेकिंग का पता था कि क्लोथ कैसे बनाते हैं वो पता थे, इन्हें पता था कि पॉटरी कैसे बनाते हैं, ये अलग अलग टाइप की पॉटरीज जो होती है वो उन्हें पता है कि बनाई कैसे बनाते हैं। फ्रेगमेंट ऑफ ग्लेज रेड पॉटरी विद ब्लैक ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑन इट हैव बीन फाउंड एट सेवरल प्लेसेस। हमें कैसे पता कि इनको पॉट बनाना आता था, पॉटरी मेकिंग इन्हें आती थी? क्योंकि हमें बहुत सारी पॉटरीज मिली हैं एक ही जैसी, जो रेड पॉटरी है और उनके ऊपर ब्लैक डिजाइन बनाया हुआ है। तो रेड एंड ब्लैक जो है ये एक ही टाइम की मिली है, मतलब 5000 साल पहले की। और 5000 साल पहले कौन सी सिविलाइजेशन थी? हड़प्पन। तो इसलिए ये जो पॉट्स हैं वो किसने बनाए होंगे? हड़प्पन्स ने बनाए होंगे। वोवन क्लोथ भी मिला है, मतलब एक क्लोथ वीव किया हुआ क्लोथ जो है वो भी मिला है मोहनजोदारो से। ठीक है, अब archaeologists have also found spindle whorls made up of terracotta and faience। जो फाइनेंस है और स्पिंडल वोल्स ये जो होते हैं ये एक्चुअली स्पिन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, थ्रेड को स्पिन करने के लिए जो थ्रेड होती है ना, थ्रेड बनाते टाइम इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, फाइनेंस इज अ मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। Faience is a material that is produced artificially. A gum was used to shape sand or powdered quartz into an object. The object were then glazed, resulting in a shyly glassy surface. The color of glaze were usually blue or sea green. It was used to make beads, bangle, earring, tiny vessels. ये देखो, एक इन्होंने एक मटेरियल इजाद किया। ये फायांस जो बनाए जाते थे ये एक्चुअली क्या है, एक मटेरियल है जिसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया है। ये एक तरह की गम है जिसके ऊपर मतलब जैसे सिरेमिक वेयर होते हैं, ये देखने वाले अच्छे से वो होते हैं, सुंदर सुंदर से कप प्लेट्स मिलते हैं ना, वैसे ही एक टाइप का फायांस एक मटेरियल है जो कि यूज़ किया जाता था चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है, इसको हम यूज़ करते उस टाइम पे यूज़ करते होंगे बीड्स मेकिंग के लिए, बैंगल मेकिंग के लिए, ईयरिंग के लिए बनाने के लिए, और छोटे मोटे वेसल्स बनाने के लिए। मिलते नहीं है कहीं सुंदर सुंदर से देखने वाले सिरेमिक स्पॉट जिसको बोलते हैं चीनी मिट्टी वाले, बट ये चीनी मिट्टी नहीं है, ये कुछ और मटेरियल है जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया है, जिसको सैंड में एक गम वगैरह मिला के कुछ फिर बनाया गया है और इसको शाइनी बनाया जाता था, शाइनी होता था। ये ग्लेज्ड मतलब शाइनी जो होता है, तो इसको यूज़ किया करते थे। ये एक फायांस जो है एक मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया जाता था। Cotton was probably grown in Mehergarh from about 7,000 years ago. Mehergarh में कॉटन 7,000 साल पहले उगाई गई। Actual piece of cloth were found attached to lid of silver vase and some copper object at मोहनजोदड़ो। जो सिल्वर वास है, सिल्वर वास एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स के साथ हमें पीस ऑफ क्लोथ्स भी मिले हैं। तो वहाँ से हमें पता चला है कि ये लोगों को कपड़े बनाने भी आया करते थे। ठीक है, रॉ मटेरियल के बारे में जान लेते हैं। रॉ मटेरियल आर सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर ऑफ मेटल और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर। ये सब्सटेंसेस है, रॉ मटेरियल्स हैं, वो चीज़ें होती हैं जो कि नेचर में अपने आप से एज इट इज़ मिलती है। जैसे गेहूँ है, वो रॉ मटेरियल है। रोटी जो है वो तो बनानी पड़ती है, उसके लिए पूरी प्रोसेस है, लेकिन जो गेहूँ है वो नेचर में अपने आप उगती है ना।
तो वो रॉ मटेरियल कहलाते हैं जो नेचुरली उगते हैं, और जिसको कुछ करना पड़े, रोटी वगैरह ऐसा कुछ करना पड़े, तो वो नेचुरल नहीं कहलाते, वो फिर प्रोड्यूस्ड मटेरियल कहलाते, प्रोसेस्ड मटेरियल कहलाते हैं, प्रोसेस्ड मटेरियल कहलाते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या हुए? ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में अपने आप से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर इज रॉ मटेरियल दैट में बी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ। जो कॉटन है वो नेचर में अपने आप से उगती है, फार्मर उसे उगाता है और फिर इसको प्रोसेस किया जाता है क्लॉथ बनाने में। The raw material for various craft and art was either locally available or imported from other areas. Bronze was made by smiths by mixing tin with copper. Bronze किसका किसका मिक्सचर है? टिन और कॉपर का। ये साइंस में भी आप पढ़ोगे। Copper frame came from खेतरी copper mines of Rajasthan and Oman in West Asia. जो कॉपर था वो कहाँ से लाया जाता था? खेतरी कॉपर माइन से। जो खेतरी में कॉपर माइंस है राजस्थान में, वहाँ से लाया जाता था, और बाहर से इंपोर्ट भी किया जाता था, ओमान से। टिन केम फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से टिन लाया जाता था। सिमिलरली गोल्ड में हैव कम फ्रॉम कर्नाटका और अफगानिस्तान एंड पर्शिया। सिल्वर केम फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान। और इस तरीके से हमारा ट्रेड चला करता था। आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे सोशल लाइफ से। ओके, थैंक यू सो मच।